हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचर में। दोस्तों, आज का इस हिंदी के लेक्चर में जानेंगे शब्द और उसके प्रकार। शब्द क्या होता है और उसके कितने प्रकार होते हैं, किस पे जानेंगे, उसके आधारों के ऊपर जानेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये हमारा है व्याकरण, हिंदी व्याकरण का। जैसे कि हम लोग जैसे कि पढ़ते आ रहे हैं और मैंने आपसे वादा किया है कि हम पूरा व्याकरण को पढ़ जाएंगे, अच्छी तरह से जान जाएंगे, ठीक है। तो उसके अनुसार हम संज्ञा पढ़ चुके हैं, सर्वनाम पढ़ चुके हैं, विशेषण पढ़ चुके हैं, और ये जो वीडियो है ये है शब्द और उसके प्रकार, ये पढ़ेंगे। देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हमें 8वीं से पढ़ना होता है। 8वीं में पढ़ते हैं, 9वीं में भी पढ़ते हैं, और 8वीं से मतलब स्टार्ट हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो मैं जितना बता रहा हूँ ना, ये अगर आप इंटर में हैं तो इतना गारंटी है कि आप अगर ये सभी वीडियो देख लेते हैं तो हिंदी में आपका ग्रामर पूरा इजी हो जाएगा। ग्रामर में एक भी नंबर नहीं कटेंगे, क्योंकि मैं पूरा ये जो है ये इंटर के ऊपर, इंटर के बेस पे ऊपर बता रहा हूँ। वैसे अगर आप 8वीं में हैं, 9वीं में हैं, 10वीं में हैं तो भी देख सकते हैं, आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंटर वालों के लिए है, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में क्या देखेंगे ये जान लेते हैं पहले। तो देखिए, आज हम जानेंगे कि शब्द क्या है। इस लेक्चर में सबसे पहला जानेंगे कि शब्द क्या है। दूसरे नंबर में शब्द के भेद जानेंगे। और देखिए, शब्द के क्या भेद जो है वो कई आधारों पर बांटा गया है, ठीक है। कई आधारों के बांटा गया है और उस आधार पे शब्द का प्रकार दिया गया है, तो उस आधार के प्रकार को भी जानेंगे, ठीक है। और देखिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं और आप अगर मेरा वीडियो देखते हैं तो आपको भी पता होगा कि हम जितने भी व्याकरण पढ़ाते हैं, हिंदी व्याकरण, वो एक चैप्टर को हम एक ही वीडियो में ख़त्म कर डालते हैं। वो चाहे वीडियो 40 मिनट का हो, 30 मिनट का हो, या 54 मिनट का हो। अब ये वीडियो देखिए कहाँ तक जाता है, ठीक है। तो चलिए, इस सबसे पहले जानते हैं शब्द क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो देखिए, सबसे पहले शब्द क्या होता है, शब्द की डिफिनीशन को देख लेते हैं, ठीक है। पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे क्या है। वर्णों या ध्वनियों, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि वर्ण, वर्ण क्या होता है। वर्ण क्या होता है, हमारा स्वर वर्ण होता है और व्यंजन वर्ण होता है, ठीक है। तो उसमें वर्ण हमारा आ जाता है, ये क्या है, क ख ग घ अ आ, ये सब क्या है, हमारा वर्ण है, ठीक है। वर्ण है, और इसी को हम ध्वनिया बोलते हैं, ठीक है। दोनों बात एक ही हुआ, वर्णों या ध्वनिया, ये दोनों बात एक ही होता है, ठीक है। तो देखिए, कह रहा है कि वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्ण समझ गए। अब बताओ, सार्थक यहाँ पे आ रहा है, क्या कह रहा है कि सार्थक मेल को। अब देखिए, इसके कहने का मतलब ये हुआ कि जब दो वर्ण या दो से अधिक वर्ण मिलते हैं और उससे जो एक नया शब्द मतलब कि निकलता है, जो वर्ड निकलता है, वो उसी को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अब जैसे कि आप बोलिएगा कि कोई बात नहीं, तो अगर हम लम्बा पा, अगर कोई भी सार्थक मेल को अगर जोड़ देते हैं तो वो निकलता है एक। जैसे कि हम लोगों ने क्या किया, ल प्लस म प्लस प को जोड़ दिया, तो ये हो गया लमा प। अब आप बताइए, क्या यह शब्द है, क्या यह एक शब्द है। तो ये एक शब्द नहीं है। ग्रामर के अनुसार ये क्या है, ये एक शब्द नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। लामा पा, इसका कोई अर्थ हो सकता है, होता है, नहीं होता है। यहाँ ध्यान दीजिए, बोल रहा है कि सार्थक मेल को, सार्थक बोले तो मतलब जिसका अर्थ निकले, कोई भी अर्थ निकले, उस मेल को क्या कहते हैं, वो शब्द कहलाता है। अब जैसे कि क प्लस ल प्लस म, और ये क्या, जब तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कलम। अगर हम अगर हम इसको जोड़ते हैं तो हो जाता है कलम। ये भी तीन होता है, ये भी तीन है, लेकिन इसका मतलब कुछ नहीं है। और यहाँ पे कलम जब बोलते हैं तो एक अर्थ निकलता है ना, एक अर्थ निकल रहा है ना, तो ये कहलाएगा हमारा शब्द। अगर आपसे कोई, अगर ये इंटरेस्टिंग फैक्ट किसी को नहीं पता होता है, सभी समझते हैं कि जो भी वर्ड मिलकर जो भी एक नया चीज़ बनता है उसी को शब्द कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके लिए भी अलग अलग तरीका है। मतलब तरीका क्या है
कि जो सार्थक होता है, जिसका मतलब कि मिलाने पर कोई अर्थ निकले, उसको शब्द कहते हैं। ना कि कोई भी मिलाने से और कोई अर्थ ना निकलता है, निरर्थक होता है, तो उसको शब्द नहीं कहते हैं। ये कौन कहता है? तो हमारा ग्रामर कहता है। बात समझ में आ गया कि शब्द किसे कहते हैं। अब देखिए, शब्द तो समझ में आ गया। यहीं पे बहुत से लड़कों को कंफ्यूज होता है कि शब्द जो है, शब्द और पद, ये दोनों है शब्द और पद, तो ये दोनों क्या होता है? तो ये दोनों एक ही होता है। ये सभी लड़के ऐसे ही समझते हैं, लेकिन ये दोनों में अंतर है। क्या अंतर है, इसे देख लेते हैं। देखिए, शब्द क्या होता है, पद क्या होता है? जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है, तब वही शब्द पद कहलाता है। बात समझ में आ गया कि मतलब कि देखिए, कोई भी वाक्य है, और वो वाक्य कैसे बनता है? एक बात समझिए कि कोई भी, जैसे कि वाक्य के सबसे पहले क्या होता है, हमारा सबसे छोटा होता है वर्ण होता है, ठीक है। वर्ण से हम क्या बनाते हैं? वर्ण को मिलाकर हमारा बनता है शब्द। शब्द को मिलाकर हमारा क्या बनता है? वाक्य। और वाक्य को मिलाकर हमारा क्या बनता है? कोई लेख बनता है, कोई निबंध बनता है। और इस निबंध से क्या होता है? हमारा पूरा एक कहानी तैयार होता है। बात समझ में आ गया? तो सबसे पहले जो वर्ण बनता है, इसी वर्ण से शब्द बनता है, और उसके बाद क्या बनता है? शब्द से कई शब्दों को मिलाकर वाक्य बनता है। तो वही बोल रहा है कि यहाँ पे वाक्य में जो शब्द होता है, उसी को क्या कहते हैं? पद कहते हैं। जब कोई भी शब्द किसी वाक्य में चला जाता है ना, तो उस समय वह शब्द नहीं रह जाता है, वो क्या हो जाता है? तो वो एक पद हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पद भी बहुत प्रकार के पद होते हैं। अगर यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि राम आम, ये क्या है? ये कौन सा संज्ञा शब्द है ना, संज्ञा है। और ये खाता है, क्या हो गया? क्रिया शब्द है। मतलब खाता है, मतलब यहाँ पे कोई काम हो रहा है। क्रिया किसे कहते हैं? करने वाले को, मतलब जो काम हो रहा है उसको क्रिया कहते हैं। तो खाता क्या है? क्रिया हो गया, ठीक है। तो देखिए, राम तो एक शब्द है, आम भी एक शब्द है, और खाता भी एगो क्या है? शब्द है। ओके। लेकिन जब ये वाक्य में आ जाता है, तो ये शब्द नहीं रह के ये क्या हो जाते हैं? तो पद हो जाते हैं। जैसे कि इसमें अगर पूछा जाए आपसे कि राम क्या है, तो राम एक क्रियापद है, कर्ता पद है। कर्ता पद क्यों? क्योंकि यही काम कर रहा है इस वाक्य में। आम क्या है? तो ये कर्म पद है, इसी पे कर्म हो रहा है। और खाता क्या है? खाता है, ये कौन सा पद है? तो ये हो गया क्रियापद। बात समझ में आ रहा है? मैंने क्या बताया कि इतना समझिए ना कि कोई भी शब्द है, और वो शब्द शब्द तभी तक रहता है जो अकेले रहता है। जब वो शब्द मिलकर, अनेकों शब्द मिलकर कोई वाक्य को बना देता है, तो उस वाक्य में वो शब्द नहीं कहलाता है, वहाँ पे वो पद कहलाता है। तो अब आई होप आप दोनों को, मतलब कि आपको समझ में आ गया होगा इन दोनों में अंतर, कि शब्द किसे कहते हैं और पद क्या होता है। शब्द और पद में अंतर होता है। ये बात आपको समझ में आ गया? आया कि नहीं आया ना? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले, तब हम आगे चलते हैं वीडियो। इसका आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। शब्द और पद को जान लिए बढ़िया से। अब देख लेते हैं कि शब्दों के भेद, यही हम जानेंगे। इस वीडियो का सबसे मेन मोटिव यही है, शब्दों के भेद। ये हमें एग्जाम में, इंटर के एग्जाम में तो ये बार बार पूछता है, और 1000 बार पूछता है। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया, शब्दों के भेद जान लेते हैं बढ़िया से। तो देखिए, शब्दों का जो भेद है ना, वो 4 आधारों पर किया गया है। शब्द का भेद जो है उसको 4 आधारों पर बांटा गया है, उसके प्रकार को 4 आधारों पर बांटा गया है। कितने आधारों पर? 4 आधार पर किया गया है। क्या किया गया है? तो उसके प्रकार को, उसका भेद किया गया है। तो सबसे पहला जो है वो है अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं, इस वीडियो में ये जानेंगे। व्युत्पत्ति या रचना, इन दोनों को इसको हम व्युत्पत्ति का भी कह सकते हैं और रचना भी कह सकते हैं। तो इसको कितने भागों में बांटा गया है, मतलब कि इसको व्युत्पत्ति और रचना के आधार पर भी किसको? शब्द को बांटा गया है। इसी प्रकार उत्पत्ति के आधार पर शब्द को बांटा गया है। उसके बाद रूपांतरण के आधार पे, यानी कि अर्थ के आधार पे, रचना के आधार पे, व्युत्पत्ति के आधार उत्पत्ति के आधार पे और रूपांतर के आधार पे, ये 4 आधार पर किसको बांटा गया है? तो शब्द को बांटा गया है। ठीक है। इस वीडियो में इन्हीं चारों के आधार को बढ़िया से जानेंगे, इसके प्रकार को पढ़ेंगे। और मैं इतना, मतलब कि आपको बिलीव दिलाता हूँ कि हम बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही अच्छी तरह से समझ के कंसेप्ट वाइज कंसेप्ट के साथ इस पूरे प्रकार को पढ़ेंगे बढ़िया से। तो देखिए, ये अर्थ के आधार पे कितना होता है, तो अर्थ के आधार पे हम शब्द को 2 भागों में, तो मतलब कि अर्थ के आधार पे 2 भेद होता है, इसका 2 प्रकार होता है। ठीक है।
व्युत्पत्ति के आधार पे, रचना के आधार पे इसका 3 प्रकार होता है। उत्पत्ति के आधार पे हम 5 प्रकार होता है और रचना के आधार पे भी 2 प्रकार का होता है। यानी कि अर्थ के आधार पे हमें 2 प्रकार पढ़ना है, रचना के आधार पे 3 प्रकार पढ़ना है, उत्पत्ति के आधार पे 5 प्रकार और रूपांतरण के आधार पे 4 प्रकार। इसी प्रकार को बढ़िया से जानेंगे, इस भेद को इस वीडियो में अच्छी तरह से जान लेंगे। ठीक है, तो चलिए आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम जानेंगे अर्थ के आधार पे कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन होते हैं। ठीक है, और उसे बढ़िया समझेंगे। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अर्थ के आधार पे अब देख लेते हैं कि शब्दों के अर्थ के आधार पर शब्द का प्रकार, इसको देखेंगे ध्यान से, मतलब कि लाइन बाई लाइन सबको देखना है। तो सबसे पहले हमारा आता है अर्थ के आधार पे कितना होता है। ठीक है, तो देखो हम जैसे कि बताएं कि अर्थ के आधार पे 2 प्रकार का होता है। क्या होता है? तो शब्द 2 प्रकार का होता है, एक होता है सार्थक शब्द, एक होता है निरर्थक शब्द। ठीक है, अब समझते हैं ये कि सार्थक शब्द क्या होता है और निरर्थक शब्द क्या होता है, निरर्थक शब्द क्या होता है। तो देखो सबसे पहले सार्थक शब्द, इसका डेफिनेशन जानते हैं। सार्थक शब्द वह शब्द है जिनका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। सॉरी, सार्थक शब्द वह शब्द है जिसका निश्चित अर्थ होता है। क्या होता है? एक कोई भी शब्द सार्थक शब्द उसे कहते हैं जो कि उस शब्द का कोई अर्थ निकले। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? तो सार्थक शब्द कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि देख लीजिए रोटी। रोटी क्या है? एक शब्द है। इससे हमारा क्या हुआ कि हमारे दिमाग में एक चित्र आया, ये चित्र है कि रोटी रोटी होता है, हमारा खाने वाला रोटी होता है। यहाँ आया उल्टा, कोई चीज़ उल्टा होता है तो उसे हम बोलते हैं यहाँ खाना, खाना हम खाते हैं तो वो हमारा दिमाग में आ रहा है, मतलब कि उस शब्द का एक अर्थ निकल रहा है। तो यही क्या कहलाता है? सार्थक शब्द। मतलब कि जिस शब्द का कोई अर्थ निकले उसे हम कहते हैं सार्थक शब्द। और जैसे कि यहाँ देख लीजिए पानी, हल्ला, चाय, ये सभी क्या है? तो सार्थक शब्द है। इन सभी बातों से हमें जैसे हम ये बात बोल रहे हैं चाय, तो हमारे दिमाग में एक चित्र अपने आप उभर के आता है कि चाय होता क्या है। बात समझ में आ गया? दूसरा देख लेते हैं निरर्थक शब्द। अब ये देखते हैं निरर्थक शब्द से निरर्थक शब्द वे शब्द हैं जिनका कोशगत कोई अर्थ नहीं होता है। यहाँ पे कोशगत मतलब कि इसका कहने का मतलब ये है कि निरर्थक शब्द वो है कि उसका मतलब कि उस शब्द का कोई अर्थ ही नहीं होता है, मतलब उसका कुछ लेने देन नहीं होता है, उससे कुछ बुझाता ही नहीं है। समझ में आ रहा है? तो जैसे कि देख लेते हैं वोटी। वोटी कौन सा शब्द है? उल्टा, वाना, गुल्ला, वाय। ये आपको बोला जा रहा है कि वोटी, गुल्ला, उल्टा, इस सब से आपके दिमाग में कोई आ रहा है शब्द? नहीं आ रहा है। ओटी बोलने पर हमारे दिमाग में बिल्कुल कुछ नहीं सर्च कर रहा है, हमारा दिमाग क्या कर रहा है? सर्च करने लग रहा है कि व्हाट इज ओटी, ओटी, ओटी। तो इसी को क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द। अब देखिए, अब यहाँ पे आपके दिमाग में एक सवाल आना जायज़ है और आना चाहिए कि भाई साहब जब हम सार्थक है और ओटी मतलब कि वो ऐसे शब्द का कोई ज़रूरत नहीं है और ऐसा शब्द कहीं प्रयोग ही नहीं होता है, तो निरर्थक शब्द बनाया ही क्यों? बात समझ में आ रहा है? जैसे कि अब इसको मतलब कि इसका कोई अर्थ ही नहीं होता है तो इसको क्यों हम लोग को रटवा रहे हैं, हम लोग को क्यों पढ़ा रहे हैं? तो यहाँ पे ये इसलिए हम पढ़ते हैं, इस बात को समझें। देखिए आप बहुत जगह देखते हैं जैसे कि कोई मेहमान आता है तो कहते हैं कि चाय पानी लाएं, चाय बाय, खाना वाना खा कर जाइएगा। खाना वाना क्या हो रहा है? खाना वाना हम कहते हैं ना कि खाना वाना कर लीजिए। लड़का स्कूल में हल्ला गुल्ला करता है, लोग हल्ला गुल्ला, ध्यान दीजिए, खाना वाना हल्ला गुल्ला। यहाँ पे क्या होता है कि इसका प्रयोग उसी समय होता है ये जो अब व्याकरण में आप देखिएगा तो ये जैसे कि अब आपको मिल जाएगा एक रोटी वोटी, ठीक है, रोटी वोटी मिलेगा, खाना वाना मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है तो आप बोलिएगा कि ये है, लेकिन जब भी अगर आपको वोटी अकेले मिले तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, कोई अर्थ नहीं होता है। अगर वो रोटी के साथ आता है तो उसको किस में रखते हैं? उस शब्द को हम सार्थक शब्द में रखते हैं। यानी कि जब वो रोटी के साथ आ जाता है तो उसका भी एक शब्द निकलता है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे केवल किसका मान्यता है? तो रोटी का मान्यता है, ओटी का मान्यता नहीं है। तो इसीलिए कहा गया है कि ऐसे शब्द का कोई
मतलब नहीं निकलता है, ठीक है। ये कहलाता है निरर्थक शब्द। और जैसे कि इसमें चाय वाय खाना वाना ये सभी क्या कहलाता है। अगर आपको एक क्वेश्चन दे देगा एग्जाम में, फॉर एग्जाम्पल आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि खाना वाना बताओ कौन सा शब्द है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये निरर्थक भी है और सार्थक भी है। तो यहाँ पे आप क्या मानिएगा, सार्थक शब्द है। बात समझ में आ गया। आई होप सार्थक शब्द क्या है और निरर्थक शब्द क्या है, इन दोनों में निरर्थक शब्द क्या है, इन दोनों में आपको बढ़िया से अंतर समझ में आ गया होगा। और ये सार्थक शब्द क्या होता है और निरर्थक शब्द क्या होता है ये भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद क्या है, तो हम रचना के आधार पे शब्द को बांटते हैं। तो उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण जो होता है वो 3 प्रकार के होता है। जब उसका भेद जो होता है शब्दों के आधार पे रचना के आधार पे शब्दों का भेद कितना होता है, तो 3 होता है। कौन कौन से, एक होता है ऋण शब्द, दूसरा होता है यौगिक शब्द और तीसरा होता है योग ऋण शब्द, ठीक है। तो देखिए इन तीनों को बढ़िया से समझिएगा, ध्यान से एकदम मेरे बात को एक एक बात को समझिएगा, इसमें थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आता है ऋण शब्द। क्या आता है, ऋण शब्द। ये ऋण शब्द क्या होता है इसे ध्यान से देखिए, पढ़िए। सबसे पहले क्या है, जिन शब्दों का खंड किए जाने पर कोई अर्थ न निकले उसे ऋण शब्द कहते हैं। देखो भाई कोई भी शब्द है, ठीक है, कोई भी ऐसा शब्द है और उस शब्द को अगर हम खंड में करते हैं, 2 भागों में बांटते हैं, उसके सभी अर्थ को मतलब कि सभी वर्ड को भागों में 2 भागों में बांटते हैं, तो वो जो दोनों भाग होता है उन दोनों भाग का कोई अर्थ ना निकले वैसे शब्द को क्या कहते हैं, तो वैसे शब्द को हम ऋण शब्द कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे है राज, लोटा, जोग, सागर इत्यादि। इसी में से मान लो राज को लो, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर हम राज को लेते हैं, ठीक है। अगर हम इसे 2 भागों में बांटना चाहें तो कैसे बांट सकते हैं, एक भाग हो गया रा और प्लस एक भाग हो गया जा। तो अब आप बताइए कि ये रा का कोई मतलब निकला, कोई अर्थ निकला, नहीं निकला। ज का कोई अर्थ निकला, नहीं निकला। तो यही क्या कहलाता है, ऋण शब्द। ऐसे ही शब्द क्या कहलाते हैं, तो ऋण शब्द कहलाते हैं। यहाँ पे जैसे कि ये लोटा, तो लोटा को ले लो, ठीक है। लोटा, एक मिनट यहाँ पे बुल्लू बुल्लू हो जा रहा है ना, एक मिनट। यहाँ पे क्या करो आप, लोटा को ले लो, ठीक है। अब इस लोटा को 2 भागों में कैसे हम कर सकते हैं, लो प्लस टा। अब बताओ इस लो का मतलब कुछ निकला और टा का मतलब कुछ निकल रहा है, कोई शब्द इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, ऋण शब्द कहते हैं, ठीक है। आगे चलो, आगे दूसरा है हमारा यौगिक शब्द। इसे देखो, इसे समझे। तो शब्दों के मेल से बने शब्द यानी शब्दों के मेल से बने शब्द क्या कहलाता है, यौगिक शब्द कहलाता है। यानी जिन शब्दों के खंड किए जाने पर कोई सार्थक शब्द निकले उसे यौगिक शब्द कहते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी शब्द हुआ, ठीक है, कोई भी शब्द को आप मान लीजिए, कोई भी शब्द ले लीजिए और उस शब्द को अगर हम खंड करते हैं तो उन दोनों खंडों का मतलब कोई सार्थक मतलब कि कोई अर्थ निकले वैसे शब्द को, वैसे पूरा शब्द को क्या कहते हैं, तो यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द आमतौर पे 2 शब्दों के मेल से ही बनता है। 2 शब्दों के मेल से बना एक नया शब्द क्या कहलाता है, यौगिक शब्द कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे है विद्यालय, विद्यासागर, पाठशाला, हिमालय, ओके। तो यहाँ पे अगर हम मान लीजिए कि इसमें से किसे ले लें, हम हिमालय को ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हिमालय को यहाँ देख लेते हैं, ओके। यहाँ पे अगर हिमालय को 2 खंडों में करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, हिमालय को हम क्या कर सकते हैं, हिम प्लस आलय, ठीक है। तो देखिए दोनों का मतलब निकला ना। हिम मतलब क्या होता है, हिम मतलब बर्फ, हिम मतलब क्या हो जाता है, बर्फ हो जाता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं हिम मतलब क्या होता है हमारा, तो हिम मतलब हो जाता है बर्फ और आलय मतलब हो जाता है घर। तो ये देखिए दोनों शब्दों का मतलब निकल गया ना। यहीं पे देख लीजिए जैसे कि विद्या सागर, तो विद्या प्लस सागर हो जाएगा। तो विद्या मतलब बुद्धि ज्ञान ये सब, और सागर मतलब आप समझते हैं कि सागर महासागर की बात हो रहा है, ठीक है। तो ये इन शब्दों को जब 2 खंडों में बांटा जाता है, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने 2 खंडों में बांट दिया, तो इन दोनों खंडों का क्या निकला, तो एक सार्थक अर्थ निकला, अर्थ निकला।
तो ऐसे शब्द को क्या कहते हैं, तो ये ऐसे शब्द क्या कहलाता है, हमारा यौगिक शब्द कहलाता है। आई होप यौगिक शब्द, ऋण शब्द बढ़िया से समझ गए। आगे चलिए, अब आता है कि योग ऋण शब्द, इसे ध्यान से समझिएगा, इसे बढ़िया समझिएगा, ठीक है। चलिए पहले इससे देखिए, योग ऋण ऐसा शब्द है जो अपने सामान्य या सार्थक अर्थ को, सॉरी, योग ऋण ऐसा शब्द है जो अपने सामान्य या साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को ग्रहण कर ले, ऐसे योग ऋण शब्द कहते हैं। अब देखिए, कोई ऐसा शब्द, जैसे कि ऐसे शब्द को ले लीजिए जो शब्द का अगर आप अगर तोड़ना चाहें, उसको तोड़कर उसका अर्थ निकालना चाहें तो उसका अर्थ कुछ और होता है, लेकिन उस अर्थ को, जो इसका रियल अर्थ है, उसको छोड़कर ये किसी विशेष अर्थ को अपना ले, उसे हम क्या कहते हैं, तो योग ऋण शब्द कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, लंबोदर, लंबोदर, यहाँ है पंकज, यहाँ है वीणा पानी, हलदर। अब लंबोदर हम किनको कहते हैं, गणेश जी को कहते हैं लंबोदर, पंकज कमल को कहते हैं, वीणा पानी सरस्वती को कहते हैं, हलदर बलराम को कहते हैं। अब यहाँ पे बात समझने वाली क्या है, अगर हम लंबोदर का मतलब निकालने जाएं तो क्या हो जाए, लंब प्लस उदर, जिसका हो लंबा पेट, जिसका हो बड़ा पेट, उसको हम क्या कहते हैं, लंबोदर। लेकिन यहाँ पे सीधे लंबा पेट में क्या हो सकता है, कोई आदमी आ सकता है, कोई हाथी आ सकती है, आ सकता है कि नहीं, उसको हम, जिसका लंबा पेट हो उसको हम लंबोदर बोल देंगे। लेकिन कह रहा है कि नहीं, यहाँ पे कोई नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ गणेश जी ही आएंगे। बात समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पे देखिए पंकज, पंकज को अगर तोड़ना चाहें, पंक प्लस कज, तो मतलब कीचड़ में उगने वाले को हम क्या कहते हैं, कीचड़ में पैदा होने वाले को पंकज कहते हैं। अब उसमें घेंघा, मतलब कि जितना ऐंठा, ये सभी क्या हो जाएगा, ये सभी आ जाएगा किसमें, तो पंकज में। कीचड़ में पैदा होने वाला जितना भी होता है उस सभी आ जाएगा पंकज में। तो लेकिन यहाँ पे पंकज में वो सभी नहीं दिया है, इसमें एक ही यो बात है, वो आएगा कमल। बात समझ में आ रहा है। इसका अर्थ निकालना चाहे तो हम लोगों ने क्या निकाला कि जिसका जन्म कीचड़ में होता है उसी को हम पंकज कहते हैं, जिसका हो कीचड़ में जन्म उसको हम पंकज कहते हैं। तो इसमें तो केवल कीचड़ में जन्म लेने वाला घोंघा, वो क्या कहते हैं उसको, स्नेल, जिसे हम सीप बोलते हैं, घे, और भी बहुत से, घोंघा हो गया, ऐंठा हो गया, ये सभी क्या हो गया, इन सभी का जो होता है जन्म होता है किसमें, कीचड़ में। तो यहाँ पे उन सभी को तो हम पंकज बोल सकते थे, लेकिन इसका इस अपना साधारण अर्थ को छोड़कर देखिए, ध्यान देखिए, तो ये एक विशेष अर्थ यानी कि कमल की जगह पर क्या कर रहा है, तो कमल को अपना ले रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा, योग ऋण शब्द। ऐसे ही शब्द जो अपना साधारण अर्थ छोड़कर एक नए अर्थ को, किसी विशेष अर्थ को अपना लेता है, वैसे शब्द को योग ऋण शब्द कहते हैं। आई होप बढ़िया से समझ में आ गया होगा आपको कि योग ऋण शब्द कहना क्या चाहता हूँ मैं, और यहाँ पे योग ऋण शब्द होता क्या है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, और उससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो अब जान लेते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, और उन सभी के बढ़िया से उनके व्याख्या को देख लेते हैं। ठीक है, व्याख्या को, उसके डेफिनेशन को, ये क्या होता है इसको रियल में। ठीक है, तो देखिए उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार ये देखने जा रहे हैं। तो देखिए उत्पत्ति के आधार पर शब्द का जो प्रकार हो, ये 5 प्रकार का होता है। एक होता है तत्सम, दूसरा होता है तद्भव, तीसरा होता है देशज, चौथा होता है विदेशज, और 5वां होता है वर्णसंकर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, इन 5 को हम बढ़िया से देखेंगे। ये तो मतलब कि और किसी में से पूछे या ना पूछे, लेकिन उत्पत्ति के आधार पर से क्वेश्चन जरूर करता है, तो इसीलिए आप बढ़िया से इसको बढ़िया से देखिएगा। ठीक है, आसान, मतलब कि ध्यान से पूरा समझिएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले तत्सम और तद्भव को देखते हैं। संस्कृत के तत्सम को देख लेते हैं, पढ़िए। संस्कृत के वे मूल शब्द जो ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयुक्त होता है उसे तत्सम शब्द कहते हैं। देखिए हिंदी में कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो कि संस्कृत में मूल, मतलब कि संस्कृत के ऐसे कुछ शब्द हैं जो कि संस्कृत में भी वही और हिंदी में भी हम उसका प्रयोग कर लेते हैं। कितना संस्कृत के शब्द को हम हिंदी में क्या कर लेते हैं, तो प्रयोग कर लेते हैं। तो वहाँ पे उस संस्कृत के शब्द को किस शब्द में रखा जाता है, तो उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, किस भाग में रखते हैं, किस प्रकार में रखते हैं, तो वो प्रकार है तत्सम। हम क्या रखते हैं, तो तत्सम में रखते हैं। ठीक है, तो देखिए बात समझ में आ गई कि तत्सम किसे कहते हैं। अब जैसे कि देखिए चंद्र, चंद्र क्या है,
इज अ संस्कृत वर्ड। ये क्या है, संस्कृत शब्द है। यहाँ पर देखिए जिह्वा, जिह्वा, दंश, अंगुच, अग्नि, कंपन, ये सभी क्या है, तो ये संस्कृत के शब्द है। ये संस्कृत में भी ऐसे ही बोला जाता है। अगर हम इसको हिंदी में कितना बार लगा देते हैं, इसका प्रयोग कर देते हैं, तो जब ये हिंदी में आ जाता है तो वो तब उस समय ये किस में आ जाता है, शब्द के किस प्रकार में आ जाता है, तो वो आ जाता है तत्सम शब्द में। बात समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा देखते हैं तद्भव। तो देखिए तद्भव और तत्सम में थोड़ा सा मतलब कि ये है, दोनों में थोड़ा रिलेशन है। देख लीजिए, हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत के बिगड़े रूप को तत्सम कहते हैं। अब देखिए कोई भी तद्भव शब्द हो गया, सॉरी तत्सम शब्द हो गया, ठीक है, और उस तत्सम को हम बिगाड़ कर, थोड़ा सा बिगाड़ कर, उसमें थोड़ा सा चेंज करके, बिगाड़ने का मतलब क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके उसको हम हिंदी बना देते हैं, ठीक है, तो उसी हिंदी को हम क्या कहते हैं, तो तद्भव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, मतलब कि अब आप कहिएगा कि कैसे हमको कैसे पता लगेगा कि ये तद्भव है। तो देखिए वो तद्भव उस समय ना वो थोड़ा संस्कृत से मिला जुला, थोड़ा सा मतलब कि उन दोनों में थोड़ा सा मतलब कि क्या होगा, तो दोनों में कॉमन कुछ चीज़ें होंगी, कॉमन होगा, और वो संस्कृत से थोड़ा थोड़ा मिलता होगा, तो वो क्या कहलाता है, तद्भव कहलाता है। बात समझ में आ गया। तो देखिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए चंद्र क्या है, मैंने आपके थोड़ा सा आपको आसान बनाने के लिए, अच्छी तरह से समझाने के लिए मैंने जो यहाँ पे संस्कृत थी उसी को जो बिगाड़ कर हिंदी बना है तद्भव, उसको ही हम जैसे में लिए। तो देखिए चांद, हमारा चंद्र क्या था, चंद्र, चंद्र हमारा संस्कृत था, तो इसी को थोड़ा सा उसमें चेंज करके हम क्या कर देते हैं, तो उसको हम चांद कर देते हैं, तो चांद हमारा हिंदी हो जाता है। यहाँ पे जिह्वा, जिह्वा था, तो इसी को हम हिंदी में क्या कर देते हैं, तो इसको थोड़ा सा चेंज करके जीव कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, हमारा तद्भव में आ जाता है। यहीं पे देखिए दंश होता है, लेकिन हम इसी को थोड़ा सा बदल के डंक कर देते हैं। यहाँ पे अंगोछ होता है, और हम इसी को थोड़ा सा चेंज करके बिगाड़ के हिंदी में हम अंगोछा बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे है अग्नि, इसी को हम कर देते हैं बिगाड़ के आग कर देते हैं। यहीं पे देखिए कंपन, तो कंपन को हम कापना बना देते हैं। बात समझ में आ गया कि तद्भव किसे कहते हैं और तत्सम किसे कहते हैं। अब देखिए इसके लिए अब आप बोलिएगा कि इससे हमके कैसे पता लगेगा, तो देखिए इस सभी के लिए थोड़ा सा ये जानने के लिए कि तत्सम कौन है, तद्भव कौन है, इसके लिए कुछ एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। आपके पास अगर किताब है व्याकरण का, तो वो व्याकरण की किताब निकालिए, उसमें जितना भी तत्सम है और तद्भव उन सभी को एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। पढ़ लीजिएगा तो ये आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन तद्भव में आएगा और कौन तत्सम में आएगा। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, हम कई काम में आएंगे। तो इसके लिए हमने एक तरीका निकाला है। इसी के लिए खास तौर पे इसी बात को मैं बताने के लिए मैंने कल ही एक न्यू क्या किया, तो टेलीग्राम पे हम लोगों ने चैनल बनाया है। चैनल क्या है, एक ग्रुप है, ठीक है। टेलीग्राम अगर आप चलाते हैं तो टेलीग्राम पर जाइएगा, कहाँ, टेलीग्राम पर, टेलीग्राम पर जाकर वहाँ पे सर्च में क्या है, सर्च कीजिएगा, इसे सर्च कीजिएगा टीसेंट बाई, और उसके बाद देखिए एक स्पेस वाला चिन्ह होता है, उसको टीसेंट स्पेस वाला चिन्ह बाई, फिर स्पेस वाला चिन्ह, उसके बाद प्रिंस, इसे आप अगर सर्च कीजिएगा तो हमारा जो चैनल पे, इस चैनल पे जो देखिए जो आइकन लोग दिखाई दे रहा है, वही आइकन एक वाला एक आएगा ऐसा ग्रुप, तो उस ग्रुप में जाइएगा और वहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा। और वहीं पे मैं क्या करूँगा कि इसके जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा एग्जाम्पल होगा, मैं वहीं पे उसको प्रोवाइड कराया जा रहा है, ठीक है। वहीं पे इसका प्रोवाइड कराया जा रहा है, क्या कराया जा रहा है, तो इसके एग्जाम्पल प्रोवाइड, इस सभी भी इसका जितना भी होगा हमारे पास एग्जाम्पल, उन सभी एग्जाम्पल को मैं वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं एग्जाम्पल, समझ गए। अब चलिए ये तत्सम और तद्भव देख लिए, अब देखते हैं देशज, विदेशज और वर्णसंकर, लेकिन उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोगों ने क्या देख लिए, तत्सम और तद्भव, उसमें का दो, हम लोगों के पास बोर्ड का जगह का कमी है, इसीलिए लाइन से देख लेते हैं सबको, ठीक है। तो देखिए क्या तत्सम और तद्भव देख लिए, अब देख लेते हैं देशज, विदेशज, इसके बाद एक और बनेगा वर्णसंकर, तो उसको बढ़िया से देख लेंगे, ठीक है। तो इसको पहले, उससे पहले इससे बढ़िया से देख लेते हैं। आइए पढ़िए डिफिनेशन क्या कहते हैं। देशज, अपने ही देश की बोलचाल से आय, आय बोले तो
बोलचाल से उत्पन्न शब्द क्या कहलाता है, तो देशज कहलाता है। मतलब कि अपना देश में बोलचाल से जो उत्पन्न हुआ है शब्द उसी को क्या कहते हैं, हम देशज कहते हैं। इसमें हम मुझे नहीं लगता है कि इसमें आपको और इससे ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। चलिए इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं कि होता क्या है। अंगोरा, खच्चर, कुत्ता, ये सभी क्या है, तो हमारा देशज, अपने देश का हमारा हिंदुस्तानी भाषा है। कबड्डी, बिजली, बाईमान, चढ़ाई, घोंसला आदि। देखिए जैसे कि मैंने बताया आप सभी को, मैंने जैसे बताया कि ये सभी को कंसेप्ट करने के लिए आपको इसका ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल पढ़ना होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने 5-6 ही एग्जाम्पल लिया है। और मैंने जैसा कि बताया कि आप टेलीग्राम पे जाइएगा और टीसेंट बाय प्रिंस सर्च कीजिएगा तो आएगा, उसी पे आज प्रोवाइड कर दिया जाएगा जितना भी एग्जाम्पल होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद है विदेशज। इस विदेशज किसे कहेंगे, जो विदेश से आए हुए शब्द को विदेशज कहते हैं। देख लेते हैं। देखिए अंग्रेजी शब्द क्या है, अंग्रेज कहाँ से, ब्रिटेन से आया है, तो अंग्रेजी शब्द क्या क्या हो गया, एकड़ हो गया, हारमोनियम क्या है, एक अंग्रेजी शब्द है, कलेक्टर भी अंग्रेजी है, ऑफिसर अंग्रेजी, ग्राउंड अंग्रेजी, ये सभी क्या है, तो अंग्रेजी शब्द है। ओके, मतलब ये कहाँ से आया है, ये हमारे अंग्रेज जब आया था उसी समय से आया है। और ये अरबी, फारसी, पुर्तगाली, तुर्की में भी हम कुछ बोलते हैं, जैसे कि मुहावरा बोलते हैं, तो मुहावरा एक अरबी भाषा है, रिवाज हमारा क्या है, अरबी भाषा है, अंगूर हमारा फारसी भाषा है, और बाबा जो है तुर्की भाषा है, बेगम तुर्की भाषा, उर्दू भी, देखिए उर्दू भी क्या है, तुर्की भाषा है। ओके, तो ये सभी हो गया हमारा विदेशी शब्द। और मैंने जैसे बताया है कि प्रोवाइड करूँगा, ये बार बार बता रहा हूँ कि अगर आपके पास टेलीग्राम है तो, अगर नहीं है तो टेलीग्राम लोड कीजिए और उसके बाद उस पर जाइए। ठीक है, अगर आपके पास टेलीग्राम अगर चलाते हैं आप तो वहाँ पर जाकर सर्च कीजिएगा टीसन बाय प्रिंस, वहीं पे मैं आज सभी प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, तो ये देख लिए। अब एक बचा है क्या हमारा, तो अब एक बचा है वर्ण संकर। तो चलिए अब उसे देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो उत्पत्ति के आधार पे जो होता है 5, इनमें से हम लोगों ने 4 जान लिए, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज, और इसमें का लास्ट एक है वर्ण संकर। इसे भी बढ़िया से देख लेते हैं। ठीक है, देखिए वर्ण संकर क्या होता है, दो भाषाओं से बने शब्द वर्ण संकर कहलाता है। जो शब्द दो भाषा से मिलकर बना होता है, जैसे कि कोई भी शब्द हुआ और उस शब्द को बनाने के लिए दो भाषा लगा हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, सॉरी ये भाषा थोड़ी है, सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, फारसी, अरबी, ये सभी भाषा है। तो जब जो सब मतलब कि भाषा से मिलकर बने शब्द को क्या कहते हैं, तो उसे हम वर्ण संकर कहते हैं। ठीक है, उसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि अरबी अरबी और फारसी को मिलकर क्या बना है, इस बात को देखो। किल्लेदार जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, तरफदार, गलतफहमी, बद्दुआ, खबरगी, ये सभी क्या है, तो किन से मिलकर बना है, अरबी और फारसी से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। देखिए हिंदी और अरबी से मिलकर क्या बना है, कानूनिया, गुलामी, कसरती, घुसैल, शराबी, ये किसे, अरबी और हिंदी से। और यहाँ पे हिंदी और फारसी से क्या मिला है, बनकर क्या बना है, अवारापन, धोखेबाज, पानीदार, नातेदार, नोकझोंक, कमीनापन। ये ऐसे ही देखिए हिंदी और अंग्रेजी से जेल यात्रा क्या है, हिंदी और अंग्रेजी मिलकर बना है, इसमें हिंदी क्या है और इंग्लिश क्या है, तो देखिए जो जेल हो गया ये इंग्लिश हो गया, यात्रा हिंदी हो गया, टिकट घर हो गया, टिकट क्या हो गया, इंग्लिश हो गया, घर हो गया हमारा हिंदी, पॉकेट मार, मार हो गया हिंदी, पॉकेट हो गया इंग्लिश, रेलगाड़ी में बताओ, तो रेल हो गया हमारा हिंदी इंग्लिश, और गाड़ी हो गया हमारा हिंदी। ऐसे ही बहुत से मतलब कि शब्द से बना होता है। ये हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल लिया है और मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये सभी आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया जाएगा, आप जाकर वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो अब एक लास्ट बचा है, वो है क्या, तो वो है हमारा रूपांतरण के आधार पे। अब रूपांतरण के आधार पे उससे देख लेते हैं कि वो कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो वो दो प्रकार के होते हैं, अब वो चलिए उन दोनों प्रकार को देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो चलिए हम लोगों ने जैसे कि देख लिया अर्थ के आधार पे, व्युत रचना के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे, और लास्ट जो है शब्द के जो अनुसार है रूपांतरण के आधार पे शब्दों के प्रकार। तो रूपांतरण के आधार पे शब्द का प्रकार दो होता है, रूपांतरण के आधार पे शब्द दो प्रकार के होता है।
कौन कौन? एक होता है विकारी शब्द, दूसरा होता है अविकारी शब्द। देखिए विकारी शब्द और अविकारी अगर पढ़ाया जाए, इसको बढ़िया से बताया जाए, तो उसमें क्या क्या ये संज्ञा सर्वनाम ये सभी को बताना पड़ेगा। तो जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि संज्ञा पढ़ चुके हैं, सर्वनाम पढ़ चुके हैं, विशेषण भी पढ़ चुके हैं, क्रिया पढ़ना है और ये सभी पढ़ना ही है यहाँ पे। तो देखिए वहाँ पे आप लोगों को कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि संज्ञा एक विकारी शब्द है, विशेषण एक विकारी शब्द है, क्रिया विशेषण एक अविकारी शब्द है। ऐसे बात अगर आप बहुत जगह देखने को मिलता होगा, लेकिन आपको वो समझ में नहीं आ रहा है कि विकारी होता क्या है और अविकारी क्या होता है। तो देखिए वही बात बता रहे हैं। विकारी देखिए, विकारी जो शब्द लिंग वचन पुरुष और कारक के देखिए जो शब्द लिंग वचन पुरुष और कारक के अनुसार अपने रूप में बदलते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है कि देखिए कोई भी शब्द है, ठीक है, और वो शब्द अपने लिंग वचन इन सभी के प्रभाव से आकर वो अपना रूप बदल देता है, तो उसे क्या कहते हैं? हम विकारी शब्द कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए सीता आम खा रही है, मैं आम खा रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग आम खा रहे हैं। यहाँ पे जो सीता है यहीं पे अगर मैं लिख देता राम आम खा रहा है रहता ना, तो देखिए ये क्या है? सीता क्या है? एक संज्ञा है, मैं क्या है? एक सर्वनाम है, और हम लोग भी क्या है? सर्वनाम है। तो देखिए ये सीता आया है तो यहाँ पे रही है हो गया है, मैं आया हूँ तो रहा है, राम आया है तो रहा है, और हम लोग आए हैं तो रहे हैं। मतलब कि जहाँ भी लिंग वचन के अनुसार वहाँ पे क्या हुआ है? रहा है, रही है, ये सब लगा है। बात समझ में आ रहा है? तो देखिए विकारी क्या होता है? वैसे शब्द जो लिंग वचन पुरुष और कारक के अनुसार अपने रूप को बदलते रहता है, उसे हम विकारी कहते हैं। और विकारी में क्या क्या आता है? तो विकारी में चार आता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये चारों क्या आता है? विकारी शब्द। अगर आपसे क्वेश्चन करे कि बताओ संज्ञा कौन सा शब्द है, तो आप क्या बताइएगा? तो विकारी शब्द है। सर्वनाम विशेषण कौन सा शब्द है? तो विकारी शब्द है। ठीक इसी प्रकार देखिए अब अविकारी क्या होता है? तो जो शब्द इसके उल्टा होता है, पूरा प्योर मतलब कि उल्टा होता है। क्या होता है? जो शब्द लिंग वचन पुरुष और कारक के अनुसार रूप नहीं बदलते हैं उन्हें अविकारी कहते हैं। यहाँ पे जो बदल रहा था, लेकिन यहाँ पे कोई मतलब कि वहाँ पे कोई लिंग हो, कोई भेद हो, ये सभी से मतलब नहीं रहता है। जो लिंग वचन पुरुष कारक अपने रूप नहीं बदलते हैं उसे क्या कहते हैं? अविकारी कहते हैं। अब देखिए अविकारी में क्या क्या आता है? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विषयी बोधक। ये जब भी आपसे पूछे कि बताओ क्रिया विशेषण कौन सा शब्द है, तो आप क्या बताइएगा? तो अविकारी शब्द है। अब ये कैसे समझ में आया? तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं क्या है? एक यहाँ पे खा रहा है, ये सब ये। तो यहाँ पे जब हमारा जब आ रहा है तो यहाँ पे कोई भी लिंग हो, कोई भी कारक हो, यहाँ पे सीता स्त्रीलिंग पुल्लिंग या कोई भी वचन हो, ये क्या है? कौन सा वचन है? ये बहुवचन है। कोई भी वचन हो तो उसमें जब जो है, जब ये हर जगह जब ही रहेगा, इसमें कोई मतलब कि परिवर्तन नहीं होगा। तो यही बोल रहा है कि कोई भी लिंग वचन और क्या है? तो पुरुष, कोई भी पुरुष इससे मतलब नहीं रहता है इसमें। ठीक है, तो ये सभी क्या आता है? तो ये सभी अविकारी में आता है। तो आई होप आपको ये सभी वीडियो अच्छा लगा हो। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ हमारा वीडियो होता है कंप्लीट। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो। और ये वीडियो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो मेरे दोस्त के लिए भी अच्छा है, तो यहाँ पे बिना ज्वेलर्स के, बिना ईर्ष्या के इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ये नहीं कि मुझे अच्छा लगा अब इसके बाद नहीं भेजेंगे यार। कुछ का तो मतलब कि अपने ऊपर ये किसी को तो एहसान करो। अगर तुम एक वीडियो शेयर करते हैं आप, तो दो आदमी का भला होगा, एक तो मेरा होगा और ये जो वीडियो देखेगा उसका भी भला होगा। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, और यहाँ तक लास्ट तक बने रहने के साथ, मेरे संग लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।